बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप बीए सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, हिंदी सब्जेक्ट आपका होता है, तो आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना होता है। कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर से बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन्हीं के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से समझने के उपरांत आपको बता दूं, कॉन्फिडेंस लेवल जो आपका होगा एकदम से पीक पर होगा और कहीं से कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में अब तक के पूछे गए 2 वर्षों में जो क्वेश्चन पेपर से प्रश्न है विभिन्न विश्वविद्यालय में उनको, और जो आपकी बारे में 2024 में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 2025 में, उनके लिए एक प्रकार से लेक्चर महासंग्राम जो वीडियो है, ये रिवीजन क्लास, ये रामबाण का काम करेगी। कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल टेंशन ना लें। इस वीडियो को मात्र देख करके आप चले जाएगा, 100% आप करके आओगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से। आपको बता दूं, कानपुर विश्वविद्यालय का भी पेपर लगा हुआ 21 तारीख को, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। इसके अलावा जिनकी भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या राम मनोहर लोहिया में जिनका माइनर पेपर है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, माइनर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा राम मनोहर लोहिया में, ऐसे ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑब्जेक्टिव होगा, एमजे पीआरयू का अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इन सभी के लिए आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये सब। ठीक है, चले, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न, संपादक के नाम पत्र किसे लिखे जाते हैं, बताएं। संपादक के नाम पत्र किसे लिखे जाते हैं? संपादकों को, शासन को, भारत के राजपत्र को, या कोई नहीं? तो संपादक के नाम का जो पत्र लिखे जाते हैं वो संपादकों को लिखे जाते हैं। बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सी विशेषता संपादक के नाम की पत्र की नहीं है? संपादक के नाम के पत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? सरलता होती है, संक्षिप्तता भी होती है, स्पष्टता भी होती है, पुनरावृत्ति नहीं होती इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि संपादक के नाम का जो पत्र होता है उसमें पुनरावृत्ति नहीं होती। अगला प्रश्न, एकेडमिक का हिंदी पर्यायवाची क्या है? एकेडमिक का हिंदी पर्यायवाची है शैक्षिक। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कार्यसूची के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तो कार्यसूची के लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो एजेंडा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक पत्र होता है आपका अनुस्मारक। तो अनुस्मारक पत्र जो है ये स्मरण दिलाने के लिए लिखा जाता है, या कोई एक पत्र आपने अगर भेजा किसी कार्यालय में और उस पर सुनवाई ना हो तब उसके बाद में आप अनुस्मारक भेजते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कैंपस का पर्यायवाची क्या है? कैंपस माने क्या होता है? छात्रावास नहीं होता, हॉस्टल माने छात्रावास होता है। दिमाग पहले आपका यहीं पर जाता है। कैंपस माने होता है परिसर, ठीक है, विद्यालय परिसर। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। जैसे यूनिवर्सिटी कैंपस है तो विश्वविद्यालय परिसर होगा वो। कैंपस का हिंदी मीनिंग क्या होगा? परिसर होगा। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, एफिलिएट का हिंदी पर्याय क्या है? एफिलिएट का हिंदी मतलब क्या होता है? संबंध। ऑप्शन नंबर इसका, एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं। मैंने आप लोग अगर यूनिवर्सिटी से में सभी लोग थोड़ी ना पढ़ रहे हो। जैसे कानपुर विश्वविद्यालय से बहुत सारे कॉलेज अफिलेटेड हैं, ऐसे ही राम मनोहर लोहिया से बहुत सारे कॉलेज अफिलेटेड हैं, डीडीयू से बहुत सारे कॉलेज अफिलेटेड थे। ठीक है, ऐसे अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भाई कई सारे कॉलेज अफिलेटेड हैं। तो अफिलेटेड कॉलेज जो होता है उसका मतलब होता है संबंधित। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, संबंध। ठीक है, ये संबंध नहीं, संबद्ध, संबद्ध, ऑप्शन नंबर सा वाला। अगला प्रश्न, अभिरक्षक के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? अभिरक्षक के लिए अंग्रेजी में कस्टोडियन शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डेलीगेशन के लिए हिंदी पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यानी डेलीगेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शिष्टमंडल बोलेंगे डेलीगेशन को। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाई कोर्ट के लिए हिंदी पर्याय है। हाई कोर्ट के लिए हिंदी पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट के लिए हिंदी में शब्द कौन सा है? उच्च न्यायालय। और सुप्रीम कोर्ट के लिए उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंट के लिए हिंदी शब्द कौन सा है? इंसॉल्वेंट के लिए हिंदी शब्द होता है पट्टा। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट माने होता है पट्टा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बताइए, जमानत राशि का विवरण किसमें आवश्यक होता है? तो निविदा सूचना जो होती है उसमें जमानत राशि का भी विवरण दिया जाता है। ये बात ध्यान। अच्छा, एडवोकेट के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं? अभिवक्ता शब्द का प्रयोग करा जाता है एडवोकेट के लिए। ठीक है, अभिवक्ता। कैबिनेट के लिए मंत्रिपरिषद। तो ऐसे कई सारे शब्द आपसे पूछे जाएंगे
ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछ लिया गया, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है कि राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किसने किया? बताएं। राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है ऑफिशियल लैंग्वेज का आशय क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कौन सी भाषा? ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब होता है राजभाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सी? हिंदी है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन से संसद की कार्यवाही हिंदी तथा अंग्रेजी में होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो संसद की कार्यवाही हिंदी तथा अंग्रेजी में होगी, यह जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120 के फर्स्ट में ये बात लिखी है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था भैया? 1955 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कानून यानी विधि मंत्रालय में स्वतंत्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1975 में की गई थी, स्वतंत्र विभाग के रूप में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रतिवेदन का हिंदी रूपांतर है। प्रतिवेदन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब प्रतिवेदन हिंदी रूपांतरण किसका है? तो प्रतिवेदन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? फटाफट से आप बताएंगे। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या अच्छा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है भैया? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान के? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाता रहता है। कम्युनिकेशन शब्द के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? संसूचना या संप्रेषण, संचार। ठीक है, कुछ भी आपको मिले तो लगा दीजिएगा। तो प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न बढ़िया है। प्रश्न है कि प्रतिवेदन का हिंदी रूपांतरण कौन सा है? तो प्रतिवेदन का हिंदी रूपांतरण इनमें से कौन सा होगा भैया? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है। प्रतिवेदन का जो हिंदी रूपांतरण होगा होगा रिपोर्ट। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रतिवेदन लेखन में किस पुरुष का प्रयोग किया जाता है? यानी किस पुरुष में लिखा जाता है प्रतिवेदन? तो अन्य पुरुष शैली में प्रतिवेदन लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। चार्ल्स बेबेज कौन है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो भारत का पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? अबेकस को भारत का पहला कंप्यूटर मानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग है भैया? कंप्यूटर के भाग हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा बताएं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब किसके भाग हैं? ये सब हार्डवेयर होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। कंप्यूटर में सारा डाटा कहाँ पर स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है। अच्छा, मॉनिटर का क्या काम होता है? मॉनिटर डाटा को डिस्प्ले करता है। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न, का क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा होगी? बताएं। ये प्रश्न बढ़िया पूछ लिया गया। का क्षेत्र में, बताएं, का क्षेत्र में आने वाले या का क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं उनमें सरकारी कामकाज की जो भाषा होगी वो कौन सी होगी भाई? हिंदी होगी। तो बिल्कुल हिंदी ही होगी। ठीक है, सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयुक्त होगी हिंदी होगी का क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, खा क्षेत्र के अंतर्गत राज्य कार्यालय पत्र व्यवहार में किस भाषा का उपयोग कर सकते हैं? तो का क्षेत्र में हिंदी अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, का क्षेत्रों में केवल हिंदी भाषी प्रदेशों को रखा भी गया है। खा क्षेत्रों में उन प्रदेशों को रखा गया है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को जानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, पद सोपान निम्न किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? पद सोपान को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हायरार्की बोलेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शक्ति हस्तांतरण का सिद्धांत किस राज्य के सुशासन का कैसा रूप, मतलब किसी राज्य के सुशासन का कैसा रूप है? शक्ति हस्तांतरण का सिद्धांत किसी राज्य के सुशासन का कैसा रूप है? तो आदर्श रूप है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है?
हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में जो शामिल है भाषा, वो 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं सम्मिलित थीं। बाद में क्या हुआ, एक भाषा जुड़ती है, कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी जाती है सबसे पहले। सिंधी के बाद में क्या हुआ, एक 3 भाषाएं और जोड़ी, नमक, नमक का मतलब नेपाली, माँ माने मणिपुरी और का माने कोंकणी, ये 3 भाषा जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद में फिर क्या हुआ, जो है 4 भाषाएं फिर जुड़ती हैं, जिसको आप बोडो मास के नाम से जानते हैं। बोडो मास का फुल फॉर्म क्या होगा? बोडो मास मतलब होगा, बो माने बोडो भाषा, डो माने मतलब कि डो माने डोगरी भाषा, ठीक है। माँ माने होता है मैथाली भाषा और सा माने संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली, ये 4 भाषा जोड़ी गई इकट्ठा। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये एक बार जोड़ी गई और सिंधी एक बार। तो इस तरीके से 4 और 3 7 और 1 8, 8 भाषा और जोड़ दी गई। तो 14 और 8 कितना होता है? 22। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान में? 22 भाषा है भैया। कितनी भाषा है? 22 भाषा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परिभाषिक शब्द के प्रमुख गुण होते हैं। परिभाषिक शब्द के प्रमुख गुण कौन से, मतलब कितने होते हैं? 5 गुण होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे परिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है वे साधारण शब्द होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा डॉक्टर रघुवीर ने दी है। किसने? डॉक्टर रघुवीर ने कहा कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वो परिभाषिक शब्द होते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है वो साधारण शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, इलाहाबाद से हिंदुस्तानी के लिए जो है सब्याती असूल प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? तो इलाहाबाद से हिंदुस्तानी के लिए, हिंदुस्तानी भाषा के लिए शब्दयाती असूल प्रकाशित हुआ था किस सन में? 1954 में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ग को मध्य मार्गी नाम से दिया गया? मध्यम मार्गी नाम दिया गया किसको? समन्वयवादी को मध्यम मार्गी नाम दिया गया। अच्छा, ये हिंदुस्तानी है, कौन सी भाषा होती है? हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू अरबी के जो शब्द होते हैं ज़्यादा होते हैं। ऐसी हिंदी जिसमें उर्दू और अरबी के ज़्यादा शब्द हों, ठीक है, वो हिंदुस्तानी होती है। ठीक, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा अहिंदी प्रदेश है? अहिंदी मतलब जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक हिंदी लोग समझते हैं और जानते हैं, बोलते हैं। मेघालय में हिंदी उतना ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं। तो अहिंदी प्रदेश कौन सा इनमें से? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अहिंदी प्रदेश की अगर बात करें इनमें से तो कौन है? नहीं है भैया अहिंदी प्रदेश इनमें से। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अहिंदी प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो अहिंदी प्रदेश आपका मेघालय होगा। अहिंदी प्रदेश, ठीक है, कौन सा होगा? मेघालय जो होगा आपका अहिंदी प्रदेश में है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मेघालय, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी से क्या तात्पर्य था? हिंदुस्तानी से क्या तात्पर्य था भाई? तो हिंदुस्तानी मतलब होता है हिंदी फारसी युक्त जो भाषा, 1 मिनट, हिंदी और उर्दू, ठीक है, फारसी नहीं, उर्दू, ठीक है, उर्दू मिश्रित, हिंदी और उर्दू को मिला करके जो बनती है उसी को हिंदुस्तानी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने किसका समर्थन किया? संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने किसका समर्थन किया था? हिंदुस्तानी का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी में काम करने का आदेश था किस अधिनियम के तहत? तो केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालय, सभी ऑफिस में हिंदी में काम करने का आदेश दिया गया था किस अधिनियम के द्वारा? राजभाषा अधिनियम 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1967 नहीं 76 के द्वारा, ये 67 लिखा है, 76 ऑप्शन नंबर ए में दे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति प्रदान की गई? बताइए। तो राष्ट्रपति के द्वारा अंग्रेजी को सह राजभाषा के रूप में स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो सह राजभाषा के रूप में स्वीकृति जो मिली थी किसको? अंग्रेजी को मिली थी 8 जनवरी 1968 को। 8 जनवरी 1968 ऑप्शन नंबर बी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राजभाषा का सही अर्थ क्या है? राजभाषा का सही अर्थ है, बताएं। राजभाषा का सही अर्थ है भैया क्या? राजभाषा का सही अर्थ है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 344 के फर्स्ट के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 के आसपास किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 जून के आसपास। अध्यक्ष थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर इसके पहले। अगला प्रश्न, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था?
देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात के राजा जयभट्ट ने किया था 7वीं-8वीं शताब्दी के शिलालेख में अपने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक है? निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक है? तो देवनागरी लिपि सबसे ज़्यादा सुंदर, सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नागरी प्रचारी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? नागरी प्रचारी सभा के प्रथम सभापति थे राधा कृष्ण दास। 16 जुलाई 1893 में ये सभापति बने थे, राधा कृष्ण दास। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, ठीक है, महामंत्री थे बेसिकली। वैसे इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। तो इसका संस्थापक पूछा गया है, तो संस्थापक इसका बी ऑप्शन लगा देंगे, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न, वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक, पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं, उसको बोलते हैं कार्यालयी हिंदी, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि कार्यालयी हिंदी या कार्यालय हिंदी की प्रवृत्ति की जांच करें तो हम पाते हैं कि कार्यालयी हिंदी का एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया है। यह किसने कहा था? तो ये चतुर्भुज सहाय ने कहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड के प्रिंट को क्या कहते हैं? बताएं। किसी स्लाइड के प्रिंट को क्या कहते हैं? किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड के प्रिंट को क्या कहते हैं? बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है, बताएं। तो किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइड के प्रिंट को हैंड आउट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्लाइड शो व्यू में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं? तो पिछली स्लाइड पर जाने के लिए पेज अप जो है इस पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी स्पीड स्लाइड ट्रांजेक्शन में उपलब्ध नहीं है? बताएं। निम्न में से कौन सी स्पीड स्लाइड ट्रांजेक्शन में उपलब्ध नहीं है? तो वेरी स्लो, ये नहीं उपलब्ध है। आप बाकी मीडियम, फास्ट और CTRL प्लस बैक ये है। अगला प्रश्न, स्पेलिंग चेक करने के लिए फंक्शन की प्रयोग करते हैं, कौन सी? F7 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइनों के मध्य स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए कमांड किस मेनू में होता है? तो लाइनों के मध्य स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए कमांड जो होता है वो फॉर्मेट मेनू में होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पावर पॉइंट इनमें से क्या है? पावर पॉइंट इनमें से क्या है भैया? प्रेजेंटेशन पैकेज है पावर पॉइंट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को कम क्रम में लगा सकते हैं? बताएं। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को स्लाइडों के क्रम में लगा सकते हैं, हैंड आउट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, स्लाइड शो समाप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए जो है ESC कुंजी और कंट्रोल प्लस ब्रेक ये सब दबाते हैं। सी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न, इंटरनेट की जननी किसे कहा जाता है? इंटरनेट की जननी कहा जाता है आरपा नेट को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं, बताएं। ये बढ़िया प्रश्न आपके लिए पूछ लिया गया है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या पूछा गया भैया? प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछ लिया गया कि ईमेल से जुड़ी क्या है भाई प्रश्न? ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट, आर्टिकल, एड ऑन या फिर एनेक्सर। तो उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको बोलते हैं अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ब्रेव ब्राउजर करता है। ब्रेव ब्राउजर क्या करता है? ब्रेव ब्राउजर वेब पेज को खोलता है। बा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस नोटबुक प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? बताएं। तो किस नोटबुक प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? तो लैन का सबसे कम होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है लैन का। अगला प्रश्न, दृश्य संचार नहीं है इनमें से कौन सा? दृश्य संचार, रेडियो जो है श्रव्य है, दृश्य नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर का। बाकी टीवी, इंटरनेट और वीडियो ये सब दृश्य श्रव्य दोनों हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संचार नहीं है इनमें से?
कौन सा संचार नहीं भैया? रेडियो कोई संचार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से दृश्य के संचार माध्यम है। दृश्य के संचार माध्यम है, बताएं। दृश्य के संचार माध्यम है फिल्म। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से भेजा जाने वाला संदेश, कंप्यूटर के द्वारा इंटरनेट से भेजा जाने वाले संदेश को ईमेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ब्राउजर से वेब पेज खोलने के लिए किस चीज़ का उपयोग होता है? तो ब्राउजर से वेब पेज खोलने के लिए URL का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट से कनेक्ट होने के कितने तरीके हैं? इंटरनेट से कनेक्ट होने के कई तरीके हैं, ठीक है। कितने तरीके हैं भैया? तो सर्च इंजन से आप जो है वो खोज सकते हैं। सर्च इंजन, इंटरनेट से कनेक्ट होने के तरीके की अगर बात करें तो तरीका कौन सा है आपका? वो है सर्च इंजन। प्रश्न है गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन से जो है सर्फिंग से क्या तात्पर्य है? तो सर्फिंग से तात्पर्य होता है वेबसाइट खोलना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है? इनमें से क्या अनावश्यक है? तो व्यक्तिगत शैली सरकारी पत्रों में अनावश्यक है। व्यक्तिगत शैली का प्रयोग नहीं होता। शिष्टता, नम्रता और संक्षिप्तता बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न, सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? बताएं। सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? बताएं। तो संबोधन के लिए महोदय या महोदया का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है संबोधन से पूर्व। संबोधन से पूर्व, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी पत्र में प्रेषित का पद व पता लिखने के बाद लिखा जाता है। सरकारी पत्र में प्रेषित का पद व पता लिखने के बाद में क्या लिखा जाता है? तो विषय लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, विषय। अगला क्वेश्चन, सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सरकारी पत्रों में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भौदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन भौदीय। अगला क्वेश्चन है, डेमी या फेशियल लेटर का हिंदीकृत रूप है। डेमी या फेशियल लेटर का हिंदीकृत रूप कौन सा है? तो वो है अर्धशासकीय पत्र। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। किसी पत्रादि का प्रारूप तैयार करना ही क्या कहलाता है? बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। किसी पत्रादि का जो है क्या तैयार करना, किसी पत्रादि का प्रारूप तैयार करना क्या कहलाता है? तो किसी पत्रादि का प्रारूप तैयार करना जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रारूपण, टिप्पणी, संक्षेपण या फिर जो है कार्यवृत्त लेखन। तो किसी पत्रादि का प्रारूप तैयार करने को ही प्रारूपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधान कार्यों को बांटा गया है। संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधान कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, ठीक है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अगला प्रश्न, प्रशासन हेतु विभिन्न कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है। प्रशासन हेतु विभिन्न कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा का। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। जो विचार लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो विचार लिखे जाते हैं उनको टिप्पणी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह भाषा जो सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों के लिए स्वीकृत होती है, यह परिभाषा किसने दी? तो वह भाषा जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होती है, न्यायालयों में प्रयुक्त होती है, स्वीकृत हो, उसको बोलते हैं कार्यालयी हिंदी। ये परिभाषा कार्यालयी हिंदी की किसने दी है? श्याम सुंदर दास ने दी है। प्रश्न लगातार आया हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्यालयी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? कार्यालयी हिंदी का दूसरा महत्वपूर्ण अंग, तो कार्यालयी हिंदी का दूसरा महत्वपूर्ण अंग जो है वो प्रारूपण होता है। प्रारूपण, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। सरकारी कामकाज के संबंध में जांच, तथ्य अन्वेषण, सुझाव आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? सरकारी कामकाज के संबंध में जांच, तथ्य अन्वेषण, सुझाव आदि का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना ही आपका प्रतिवेदन कहलाता है, रिपोर्टिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मंत्रालय में हर काम के लिए विभाग होते हैं और इन विभागों को सामान्य रूप से कहा जाता है, इन विभागों को कार्यालय कहा जाता है। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कार्यालयी भाषा का उद्देश्य क्या होता है? कार्यालयी भाषा का उद्देश्य होता है हिंदी का प्रचार प्रसार करना, देश की राष्ट्रभाषा सुनिश्चित करना और हिंदी को सम्मान दिलाना। ये तीनों उद्देश्य होते हैं। इसके ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी।
अगला प्रश्न, कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र अधिकारों को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? तो कार्यालयी हिंदी के क्षेत्र अधिकारों को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है? राजभाषा अधिनियम 1955 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, कार्यालयी हिंदी की कार्य पद्धति के अंतर्गत आती है। कार्यालयी हिंदी की कार्य पद्धति के अंतर्गत क्या आती है भैया? तो आती है राज्य की शासन कार्य पद्धति, संघीय कार्य पद्धति और सचिवालय कार्य पद्धति। ये सब ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न आ चुका है भैया, क्या प्रश्न आ चुका है? यूनिकोड फॉन्टों के कारण ही कंप्यूटर का संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध हो चुका है। यूनिकोड फॉन्टों के कारण ही कंप्यूटर का संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध हो चुका है हिंदी भाषा में। बिल्कुल, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए हम अपनी स्लाइडों में शामिल कर सकते हैं चार्ट का, कार्यवाही बटन का या टास्क पेन का। तो प्रयोग हम कर सकते हैं कार्यवाही बटन का, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समाचार पत्रों तथा पुस्तकों की छपाई हेतु प्रयुक्त होने वाला एक प्रचलित फॉन्ट है। समाचार पत्रों तथा पुस्तकों की छपाई हेतु प्रयुक्त होने वाला एक प्रचलित फॉन्ट जो है वो चाणक्य है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं उसकी तर्कसम्मत व्याख्या भी है, यह परिभाषा किसने दी है शोध की? शोध क्या है? शोध नए तथ्यों की खोज ही नहीं उसकी तर्कसम्मत व्याख्या भी है, यह परिभाषा किसने दी है? आचार्य विमल मोहन वर्मा जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शोध का प्रकार है मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध और विवरणात्मक शोध। ये सभी शोध के प्रकार ही हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट क्या है भैया? बताएंगे सभी लोग। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पीपीटी के अंतर्गत पेज को कहा जाता है, पीपीटी को ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं, पीपीटी को। ठीक है, तो पीपीटी के अंतर्गत पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। एक पेज को एक स्लाइड कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्लाइड जानती हो, मैं आपको दिखा दूं स्लाइड क्या होती है। जैसे देखें, ये एक पेज जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक पेज है इतना, ठीक है। अब ये एक पेज एक क्या है? एक स्लाइड है ये, ठीक है। और दूसरा पेज दूसरी स्लाइड है, तो ये सब स्लाइड होती हैं, ठीक है। तो पीपीटी के अंतर्गत पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रेजेंटेशन की स्लाइड तैयार करने की रूपरेखा को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन की स्लाइड को तैयार करने की जो रूपरेखा होती है उसको लेआउट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन के समय एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? उसको बोला जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। प्रेजेंटेशन की रंग योजना को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन की रंग योजना को थीम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? थीम बोलते हैं उसको। इसका आ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ? बताएं, बढ़िया प्रश्न है, आपकी एग्जाम में आ सकता है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। हिंदी विकिपीडिया का आरंभ कब हुआ था? तो हिंदी विकिपीडिया का आरंभ हुआ था 11 जुलाई 2003 में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन से भैया, पीसी डॉस के हिंदी संस्करण का विमोचन कब किया गया? बताएं, पीसी डॉस के हिंदी संस्करण का विमोचन जो किया गया 1996 में किया गया था, 14 सितंबर को। 1996 यहाँ पर कर लें, 14 सितंबर 1996। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम क्या है? आउटपुट जो है इनमें से प्रिंटर जो है आपका आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट का माध्यम है, देखें, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो प्रिंटर इसमें से कौन सा? प्रिंटर जो होता है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर को, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर को क्या करता है? कंप्यूटर को भौतिक पुर्जों से, मतलब हार्डवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किसके नाम से जानते हैं? तो उसको जो है डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं।
1822 में उन्होंने खोज करी थी। तो डी ऑप्शन इसका लगा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य तार्किक पुर्जों का क्या प्रयोग हुआ था? बताएं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य तार्किक पुर्जों का क्या प्रयोग हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। कंप्यूटर का मुख्य काम क्या होता है? आंकड़ों को परिवर्तित करना सूचना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका एक है, यानी कि आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करना होता है कंप्यूटर का मुख्य काम। अगला प्रश्न, तो ये सब हो गया आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, सरकारी पत्र परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना क्या कहलाता है? बताएं। प्रश्न है कि सरकारी पत्र परिपत्र और इन सभी का मसौदा जो होता है, खाका जो होता है, सांचा बनाना क्या कहलाता है? प्रारूपण, संक्षेपण, टिप्पण या फिर जो है टिप्पणी क्या कहलाता है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सरकारी पत्र परिपत्र इन सभी का जो मसौदा तैयार किया जाता है, बताइए ये मसौदा जो तैयार कर किया जाता है इसको क्या कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है। तो इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको प्रारूपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारूपण बोलते हैं। एक बार सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको भैया? प्रारूपण बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताइए, किसी प्रारूप में वाक्य प्रायः अन्य पुरुष एवं कर्मवाच्य में होते हैं, किस पत्र में? तो ज्ञापन पत्र में ऐसा होता है कि अन्य पुरुष और कर्मवाच्य में होता है। नोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना को नोटिस कहते हैं, ठीक है। मसौदा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट बोलते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, टिप्पणी को क्या बोलते हैं? नोटिंग बोलते हैं। ये सब प्रश्न ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। ओके क्लियर। तो सरकारी पत्र परिपत्र आदि का मसौदा तैयार करना जो होता है उसको प्रारूपण कहा जाता है। अगला प्रश्न, कार्यालयीय कार्य में नोटिंग का क्या अर्थ है? नोटिंग माने क्या होता है? टिप्पण लिखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति किस वर्ग की है? अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति जो है वो सामान्य टिप्पण की होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे जो है कॉन्टिजेंट नोटिंग का हिंदी रूप क्या है? कॉन्टिजेंट नोटिंग का हिंदी जो मतलब है या हिंदी रूप है वो है अनुसांगिक टिप्पण। अनुसांगिक टिप्पण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मिनट किसे कहते हैं? मिनट जो होता है मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणियां, उसी को मिनट कहते हैं। तो मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी को मिनट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रतिवेदन का प्रकार नहीं है। प्रतिवेदन का प्रकार क्या नहीं है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रतिवेदन का प्रकार नहीं है। प्रतिवेदन का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है भाई? प्रतिवेदन का प्रकार बताएं। प्रतिवेदन का प्रकार क्या नहीं? व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन या नकारात्मक प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन के प्रकार में क्या क्या चीजें मतलब क्या शामिल है क्या नहीं शामिल है? प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रतिवेदन का प्रकार नहीं है, क्या प्रतिवेदन का प्रकार नहीं भैया? तो प्रतिवेदन का प्रकार इनमें से देखें, नकारात्मक प्रतिवेदन या प्रतिवेदन का प्रकार नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति है। संक्षेपण प्रक्रिया की पद्धति जो होती है वाचन, आकार निर्धारण, सुसंबद्धता, ये तीनों होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शासनादेश भेजा जाता है। शासनादेश जो भेजा जाता है वो सरकार के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को भेजा जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रारूपण की विशेषता नहीं है इनमें से। प्रारूपण की विशेषता क्या नहीं है? विस्तृतता जो होती है वो प्रारूपण की विशेषता नहीं होती है। प्रारूपण की विशेषता पूर्णता, निश्चितता और तत्परकता होती है, विस्तृतता नहीं होती है। प्रारूपण पत्र का प्रारंभिक रूप होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टिप्पण की श्रृंखला में प्रथम स्थान पर। टिप्पण की श्रृंखला में प्रथम स्थान पर सहायक
ठीक है। प्रथम स्थान पर क्या है? सहायक, टिप्पण की श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। टिप्पण में क्या होनी चाहिए? टिप्पण में स्वतः पूर्णता होनी चाहिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संक्षेपण का क्या अर्थ होता है? संक्षेपण का मतलब होता है कि अनिवार्य तथ्यों का चयन किया जाए, जो इंपॉर्टेंट हो उन्हीं को लिखा जाए। ज़्यादा मतलब कोई बड़ी विषय वस्तु होती है उसको कम शब्दों में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है, और कोई छोटी विषय वस्तु हो उसको बड़े में लिखना उसको पल्लवन बोलते हैं। ठीक है। संक्षेपण का अनिवार्य तत्व कौन सा है? संक्षेपण का अनिवार्य तत्व है क्रमबद्धता। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रशासनिक शब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतर बताएं। बढ़िया प्रश्न है। प्रशासनिक शब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतर क्या है? बताएं। सर्कुलर का हिंदी रूपांतर क्या है भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। परिवृत्त, परिपत्र, प्रमाण पत्र या प्रारूप? बताइएगा। ये बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। प्रशासनिक शब्द जो प्रारूपण है आपका, प्रशासनिक शब्द सर्कुलर है, सर्कुलर का हिंदी रूपांतर क्या होगा? बताएंगे सभी लोग। सर्कुलर का हिंदी रूपांतर बिल्कुल क्या होगा? परिपत्र बोलते हैं इसको। सर्कुलर को क्या बोलते हैं भैया? सर्कुलर को परिपत्र बोलते हैं। ओके, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, परिपत्र। अगला प्रश्न, वित्त किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है? बताएं। वित्त किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है भैया? तो वित्त जो है फाइनेंस का हिंदी रूपांतर है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। संप्रतीकक किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? संप्रतीतक के लिए किस हिंदी शब्द मतलब किस अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते हैं? ग्राफिक्स का। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। न्यूट्रिशन का परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है आपका पोषण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, परिभाषिक शब्द अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। यह कथन किसका है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह कथन डॉक्टर सूरज भान का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जो शब्द सामान्य एवं परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द सामान्य एवं परिभाषिक दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं वे अर्ध परिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इसका बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषता परिभाषिक शब्दावली की नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता परिभाषिक शब्दावली की नहीं है भैया? बहुअर्थकता जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, एबडिकेशन के लिए हिंदी शब्द कौन सा है? एबडिकेशन के लिए हिंदी शब्द होता है पदत्याग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एजेंसी का हिंदी रूपांतर कौन सा शब्द है? एजेंसी को हिंदी में अभिकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जिन पत्रों के माध्यम से कुछ मांगा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन पत्रों के माध्यम से कुछ मांगा जाता है उनको प्रार्थना पत्र कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पत्र सरकारी पत्र नहीं है? बताइएगा। निम्न में से कौन सा पत्र सरकारी पत्र नहीं है? तो मित्र को पत्र ये कोई सरकारी पत्र नहीं है। बाकी कार्यालय ज्ञापन, शासनादेश, पृष्ठांकन ये सब सरकारी पत्र हो सकते हैं, लेकिन मित्र को पत्र लिखना ये एक प्रकार से नहीं। तो मित्र को सरकारी मतलब मित्र को पत्र ये सरकारी पत्र नहीं होता है। मित्र को पत्र एक प्रकार से ये नहीं होता। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मित्र को आप व्यवहारिक पत्र लिखेंगे। सरकारी पत्र एक कर्मचारी लोग ही मतलब कि एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में ही लिखा जाता है, एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को लिखता है। अगला प्रश्न, सरकारी पत्र के प्रारंभिक रूप को क्या कहते हैं? सरकारी पत्र के प्रारंभिक रूप को क्या कहते हैं? सरकारी पत्र के प्रारंभिक रूप को प्रतिवेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शासकीय पत्र का क्या गुण होता है? एक अच्छे शासकीय पत्र का गुण है यथार्थता, भौतिकवादिता, आधुनिकता या फिर इनमें से सभी। तो सरकारी मतलब क्या है, एक अच्छे शासकीय पत्र का जो गुण होता है वो होता है यथार्थता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, सरकारी पत्रों से नहीं पाया जाता। सरकारी पत्रों से क्या नहीं पाया जाता? सरकारी पत्रों से जो है व्यक्तिगत संबंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए सरकारी पत्रों से व्यक्तिगत संबंध नहीं पाया जाता। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, शासकीय पत्रों का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्रों मतलब जो शासकीय पत्र होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा, बिल्कुल, राज्य सरकार के द्वारा और स्थानीय सरकार के द्वारा। इन सभी सरकारों के द्वारा एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में
प्रयुक्त किया जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी, द ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सरकारी मतलब अर्ध सरकारी पत्र निम्न में से किसे कहते हैं? जब एक सरकारी कर्मचारी मतलब एक ही सरकारी कर्मचारी के व्यक्ति आपस में बातचीत करे, एक अधिकारी कर्मचारी से पत्र लिख करके बातचीत करे, तो वो होता है आपका अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऐसे पत्र जो एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं, वे अर्ध सरकारी पत्र होते हैं। लेकिन जब एक कार्यालय दूसरे कार्यालय में पत्र लिखेगा तो वो होंगे आपके सरकारी पत्र। अगला प्रश्न है, सरकारी पत्रों की शैली होती है, सरकारी पत्रों की शैली कैसी होती है? सुनिश्चित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, जाने वाले पत्र कहलाते हैं, जाने वाले पत्र कहलाते हैं जो पत्र व्यवहार से बाहर भेजे जाते हैं, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं संबंधियों को, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिन टिप्पणियों में उपयुक्त सीढ़ियों के पार करने का बंधन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, बताएं। प्रश्न बढ़िया आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है, जिन टिप्पणियों में उपयुक्त सीढ़ियों के पार करने का बंधन नहीं होता उन्हें बोलते हैं अनौपचारिक टिप्पणी, ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस टिप्पणी को जो है राउटिंग नोटिंग कहा जाता है? और राउटिंग नोटिंग जो कहते हैं वो सूक्ष्म टिप्पणी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न अगला है, निम्न में से टीप शब्द के लिए किस मतलब टीप शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? निम्न में से टीप शब्द किसके लिए प्रचलित है? तो टीप शब्द जो है सूक्ष्म टिप्पणी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। विस्तृत टिप्पणी को कहा जाता है, विस्तृत टिप्पणी को क्या कहते हैं? संपूर्ण टिप्पणी, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। संक्षेपण किसी लिखित सामग्री के आधारभूत तथ्यों का संक्षिप्त सुनियोजित इतिवृत्त है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा JB.C. बर्नार्ड ने दी है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संक्षेपण मूल रचना का होता है, संक्षेपण मूल रचना का एक तिहाई होता है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। सामान्यतः संक्षेपण के कितने भेद किए जा सकते हैं? सामान्यतः संक्षेपण के कितने भेद किए जा सकते हैं? 2 भेद कर सकते हैं आप संक्षेपण के, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है, संक्षेपण का तात्पर्य है, संक्षेपण का तात्पर्य क्या है भैया? अनिवार्य तथ्यों का चयन करना संक्षेपण का तात्पर्य है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संक्षेपण वह रचना है या संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समास शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जा सकता है, यह परिभाषा किसने दी है? संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समास शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जाता है, यह परिभाषा दी है शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव ने, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संक्षेपण में किसका प्रवाह एक आवश्यक गुण है? संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रवाह, भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संक्षेपण के गुण हैं, संक्षेपण के गुण क्या है भैया? देखिए, पूर्णता, संक्षिप्तता और भाषा की सरलता, पूर्णता, संक्षिप्तता और भाषा की सरलता, ये तीनों गुण संक्षेपण के होते हैं। भाषा सरल होगी, लोग उसको सही तरीके से समझेंगे, संक्षिप्त होगा, जल्दी पढ़ लेंगे, पूर्णता मतलब कि वो अपनी पूरी बात करने वाला होना चाहिए संक्षेपण। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो पत्र सचिवालय के विभिन्न विभागों में परस्पर सहयोगार्थ लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? तो जो पत्र सचिवालय के विभिन्न विभागों में परस्पर सहयोग के लिए लिखे जाते हैं वो पत्र कहलाते हैं आपके अशासकीय पत्र, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह सरकारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण विषय के संबंध में सरकार का संकल्प व्यक्ति होता है वह कौन सा पत्र कहलाता है? प्रस्ताव, संकल्प, निर्णय या प्रतिवेदन, बताएं। वह सरकारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण विषय के संबंध में सरकार का संकल्प व्यक्ति होता है वह कौन सा पत्र होता है? वो होता है संकल्प पत्र, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला प्रश्न है, जब जनहित में कोई समाचार या संवाद प्रसारित करना आवश्यक हो उठता है तो उसको किस माध्यम से प्रसारित किया जाता है? विज्ञप्ति, सूचना, अधिसूचना या निवेदन? तो जब जनहित में कोई समाचार या संवाद को प्रसारित करना होता है, भेजना होता है या आवश्यक होता है तो उस मतलब कि तो उसको किस माध्यम से प्रसारित करते हैं?
उसको अधिसूचना के माध्यम से प्रसारित करते हैं। इसका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, जिस पत्र के माध्यम से कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई वांछित सूचना दी जाती है वह क्या कहलाता है? तो वह पत्र कौन सा कहलाता है? नोटिस, सूचना पत्र, अनुस्मारक या कार्यालय आदेश? तो जिस पत्र के माध्यम से कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को कोई वांछित सूचना दी जानी होती है उसको कार्यालय आदेश बोलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अनुस्मारक वो होता है जब क्या हो कि आप एक बार पत्र लिख करके भेज दिए हो आप कहीं ऑफिस में और उस पर सुनवाई ना हो रही हो तो उसको फिर से याद दिलवाने के लिए एक अनुस्मारक पत्र आप लिखते हैं। अगला प्रश्न है, आप किसी नौकरी हेतु पत्र लिख रहे हैं तो उसको किस नाम से पुकारा जाएगा? प्रार्थना पत्र, निवेदन पत्र, आवेदन पत्र या विकल्प पत्र? तो आप किसी नौकरी के लिए पत्र अगर लिख रहे हैं तो उसको बोलेंगे आवेदन पत्र। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आज के समय में भ्रष्टाचार का सुगम माध्यम है। आज के समय में पत्राचार का सुगम माध्यम क्या है? देखिए, पत्राचार आजकल डाक विभाग से उतना सुगम नहीं रहेगा, स्पीड पोस्ट भी नहीं, डाकपाल भी नहीं, कोरियर के माध्यम से आजकल जो है समाचार पत्र जो है बहुत तीव्र गति से पहुंच रहा है। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आज पत्राचार को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है कौन? पत्राचार को सबसे अधिक प्रभावित आज कौन कर रहा है? तो इस समय पत्राचार को सबसे अधिक प्रभावित जो है आजकल की अगर बात की जाए तो ये कोरियर सर्विस तो मतलब कोरियर सर्विस तो पत्राचार को कर ही रहा है, लेकिन इंटरनेट आजकल कर रहा है। चूंकि पत्राचार की अगर बात करें तो पत्राचार आजकल ईमेल के माध्यम सारी चीज़ें हो जा रही, तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। लेकिन कोरियर सर्विस भी, तो कोरियर सर्विस और इंटरनेट दोनों प्रभावित कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, समाचार संप्रेषण का द्रुतगामी प्राचीन साधन है। द्रुतगामी प्राचीन साधन तो आपका होता है इसमें से फोन। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चलें सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। संक्षेपणकर्ता में नहीं होना चाहिए। संक्षेपणकर्ता मतलब कि जो एक बड़ी विषय वस्तु को कम शब्दों में लिखता है। संक्षेपणकर्ता की जरूरत आखिरकार क्यों है? क्यों संक्षेपकर्ता की जरूरत पड़ती है हम लोगों को या बड़े बड़े अधिकारियों को? क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों के पास जो है किसी बड़े सूचना को या बड़े समाचार पत्र को पढ़ने की फुर्सत नहीं होती, टाइम नहीं होती है। इसीलिए जरूरी ये होता है कि भाई वो क्या करते हैं, वो एक संक्षेपकर्ता रखते हैं जो पूरे दिन की न्यूज़ और समाचार उनको बता देता है पढ़ करके, या कोई बड़ी विषय वस्तु आए उनके पास, किसी अधिकारी के पास, तो उस बड़ी विषय वस्तु को छोटे शब्दों में लिख करके उसके सार सार को कह दिए थोथा दिए उड़ाए, ऐसी वाली हाल। ठीक है। तो वो जो अच्छी अच्छी बातें उसको लिख करके वो भेज देते हैं उनके पास और उसको देख लेते हैं कि भाई आज का ये हुआ। तो संक्षेपकर्ता वही होता है। संक्षेपकर्ता में नहीं होना चाहिए क्या? संक्षेपकर्ता में प्रमाद नहीं होना चाहिए, कुशाग्रता, बहुज्ञता और एकाग्रता ये सब होना चाहिए संक्षेपकर्ता में। इसका डी ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, प्रमाद नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पल्लवन की होनी चाहिए पल्लवन पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, व्यास शैली की। ठीक है, पल्लवन व्यास शैली की होनी चाहिए, समाज शैली की नहीं। अतः इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसका बी ऑप्शन व्यास शैली करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी व्याकरण में विस्तार निम्न में से किसका शाब्दिक अर्थ है? हिंदी व्याकरण में विस्तार जो है किसका शाब्दिक अर्थ है? पल्लवन का मतलब विस्तार होता है। पल्लवन को भाव पल्लवन विस्तारण भी कहते हैं, क्योंकि कोई छोटी जैसे कोई सूक्ति है, कोई मुहावरा है, या कोई सूक्ति, कोई दोहा है, ठीक है, कोई कोई जो है 4 लाइन की कोई पंक्ति है, तो उसको विस्तार से लिखना ही एक प्रकार से क्या होता है? उसको विस्तार से लिखना ही विस्तारण होता है, पल्लवन होता है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में विस्तार निम्न में से किसका शाब्दिक अर्थ है? पल्लवन का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पल्लवन के विषय में किया जाता है। बताएं, पल्लवन में विषय का किया जाता है। पल्लवन में विषय का क्या किया जाता है? पल्लवन में विषय का विस्तार किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। पल्लवन का अर्थ क्या होता है? पत्ते आना, विस्तारण, उठना या गिरना। तो पल्लवन का मतलब क्या होता है? विस्तारण, यानी विस्तार होना। बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वैसे पल्लव अगर आपको याद हो तो पूजा में आप देखते हैं आम के पल्लव की जरूरत पड़ती है, तो पल्लव उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक आम के एक पत्ती को पाती कहते हैं, लेकिन आम के 4-5 जब इकट्ठा होते हैं उसको पल्लव बोलते हैं, क्योंकि वो
कई ठू है, मतलब ज्यादा है, विस्तार हुआ है उसका, तो पल्लव वो होता है। तो इसीलिए पल्लवन जो है उसका मतलब होता है विस्तारण से, ठीक है, ज्यादा लिखने से, यानी कोई कम छोटी विषय वस्तु है तो उसको और सजा धजा करके थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा करके उसको लिखा जाए। पल्लवन और भावार्थ दोनों में किसको स्पष्ट किया जाता है? पल्लवन और भावार्थ दोनों में मूल भाव को स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पल्लवन के लिए निरंतर आवश्यकता होती है किसकी? पल्लवन के लिए निरंतर आवश्यकता होती है अभ्यास और अध्ययन की। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अभ्यास और अध्ययन की। ठीक है, यहाँ पर अभ्यास और अध्ययन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक अध्ययन यहाँ पर, ये एक या नहीं है तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर अभ्यास है, यहाँ पर अध्ययन लिखा हुआ तो ये भी गलत है, यहाँ पर भयास लिखा तो ये भी गलत है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवन के लिए निरंतर आवश्यकता होती है अभ्यास और अध्ययन की। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पल्लवन लेखन में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? बताएं। पल्लवन लेखन में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो टीका टिप्पणी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए कैसी? टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए भैया कैसी? तो टिप्पणी की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी मसले पर लिखित रूप से अपने सुझाव देने का साधन है। किसी मसले पर लिखित रूप से अपने सुझाव देने का साधन ही टिप्पण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? टिप्पण। टिप्पण लिखने की प्रक्रिया होती है और टिप्पणी, ठीक है, एक जो प्राप्त हुआ टिप्पण लिखने के बाद में जो मटेरियल प्राप्त होता है उसको टिप्पणी कहते हैं। पत्र पर टिप्पणी होनी चाहिए स्वतः पूर्णता, सारांश, संक्षिप्त या विस्तृत। तो पत्र पर टिप्पणी जो होनी चाहिए वो स्वतः पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, टिप्पणी लेखन का आवश्यक गुण है। टिप्पणी लेखन का आवश्यक गुण क्या है? निष्पक्ष अभिव्यक्ति। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निष्पक्ष अभिव्यक्ति टिप्पणी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? निम्न में से इंटरनेट के साधन कौन से हैं? बताएं, इंटरनेट के साधन कौन से हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आवश्यकता के अनुसार स्टोर करना क्या कहलाता है? स्टोरेज कहलाता है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी किस पर? ट्रांजिस्टर पर। ठीक है, कंप्यूटर की सबसे छोटी कंप्यूटर प्रणाली कौन सी है? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। ओके, प्रश्न क्या है कि जो है निम्न में से इंटरनेट के साधन कौन से हैं? इंटरनेट के साधन कौन से भाई? फटाफट से आप बताएंगे। इंटरनेट के साधन ईमेल, वर्ड वर्ल्ड वाइड मेल, ई कॉमर्स, उपयुक्त सभी। बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट के साधन कौन कौन से हैं? निम्न में से इंटरनेट के साधन। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। इंटरनेट के साधनों की अगर बात करें तो इंटरनेट के साधन में आपका ये सभी इंटरनेट के साधन ही हैं। वर्ल्ड वाइड मेल, ईमेल, ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ऑनलाइन में जिंग कब से प्रारंभ हुई? ऑनलाइन में जिंग कब से प्रारंभ हुई? 31 अक्टूबर 2006 से। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, एजुसेट कब स्थापित किया गया? एजुसेट कब स्थापित किया गया? सितंबर 2004 में एजुसेट स्थापित किया गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत सी अधिगम प्रबंधन प्रणालियों की तरह मॉडल या मूडल जिसको आप बोलते हैं, इसमें यह आवश्यक टूल है कौन सा? तो बहुत सी अधिगम, अधिगम माने होता है जो है लर्निंग। तो लर्निंग मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, यानी कि अधिगम प्रबंधन प्रणाली की तरह जो मूडल है, ये आवश्यक है, आवश्यक टूल है चर्चा का, क्विज का, या विकीज और फाइल साझा करने का, या फिर इन सभी का। तो चर्चा, क्विज और विकीज व फाइल साझा करने का सभी का टूल है ये। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूक संसाधनों का पहला संग्रह कब बना? मूक संसाधनों का पहला संग्रह कब बना? 2011 में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से
कौन सा माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इनमें से? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनमें से कौन है? कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कठोर उपागम में प्रयुक्त होने वाली श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य माने सुनने वाली, दृश्य माने देखने वाली, श्रव्य दृश्य दोनों का मतलब होता है देखने और सुनने दोनों वाली। तो इनमें से जो आपका प्रश्न पूछा गया कि कौन से उपागम प्रयुक्त होने वाली श्रव्य दृश्य सामग्री है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री देखिए, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर जो होता है, टेप रिकॉर्डर और स्लाइड्स। तो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर जो होता है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ये आपका श्रव्य दृश्य सामग्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब से हुआ? भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ हुआ है वो 1927 में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी हुआ था, कब? तो आकाशवाणी भारत में रेडियो प्रसारण का नाम जो हुआ था 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा साधन जनसंचार साधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता? कौन सा साधन जनसंचार की श्रेणी में नहीं रखा जाता? तो अभ्यास पुस्तिका नहीं रखी जाती, बाकी शैक्षिक रेडियो, शैक्षिक दूरदर्शन, स्लाइड प्रोजेक्टर व फिल्म प्रोजेक्टर, ये सब जो है जनसंचार की साधन की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सर। चलें बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो पहला कंप्यूटर किसको मानते हैं भैया? अबेकस को पहला कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अबेकस जो है ये पहला कंप्यूटर है। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर किसको मानते हैं? अबेकस को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसके भाग हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के भाग हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर किसके भाग हैं? कीबोर्ड, माउस और जो है मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर के भाग हैं, बा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में सारा डाटा कहाँ पर स्टोर होता है? तो कंप्यूटर में सारा डाटा मेमोरी में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मॉनिटर का क्या काम है? बताएं, मॉनिटर का क्या काम है भैया? मॉनिटर का काम है डाटा को डिस्प्ले करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग है ये सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर से डाटा प्राप्त कर उसे डिस्प्ले करने वाली जो डिवाइस होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक साइट से दूसरी साइट पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक साइट से दूसरी साइट पर पहुंचने की क्रिया को वेब ब्राउजिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। एक बात और आपको यहीं पर बता दूं, हमारा एक दूसरा चैनल है बीए करेकर, उस चैनल पर आपको कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के कई सारी वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगी, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस पर देख लीजिएगा। उस पर कई वीडियोस आपको कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की यूनिट वाइज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी करनी है, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में आपको को करिकुलर परीक्षाओं में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर देना होगा, तो उसकी तैयारी विधिवत तरीके से को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर मैंने करवाई है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर को। ठीक है, ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर को करिकुलर परीक्षाओं से रिलेटेड विधिवत तैयारी करवाई जा रही है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक साइट से दूसरी साइट पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेब ब्राउजिंग। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। विंटर सर्फ ने इंटरनेट सोसाइटी का गठन कब किया था? विंटर सर्फ ने इंटरनेट सोसाइटी का जो गठन किया था वो किया था 1960 में। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को टेलीविज़न लाइन से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? कंप्यूटर को टेलीविज़न लाइन से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है मॉडेम। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें, फेसबुक पेज का आरंभ करने वाले छात्र का क्या नाम है? तो फेसबुक पेज का आरंभ करने वाले जो छात्र थे वो है मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ऑनलाइन डायरी या पत्रिका है? ऑनलाइन डायरी या पत्रिका ब्लॉग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में ब्लॉग को कितने प्रकार से परिभाषित किया गया है? तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में ब्लॉग को जो है 2 प्रकार से परिभाषित किया गया है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डिज़ाइन मोड में एक ब्लॉग में निम्नलिखित चीज़ होती है, वह कौन सी है? तो डिज़ाइन मोड में एक ब्लॉग में निम्नलिखित चीज़ें होती हैं, उसमें आपका स्टेटस, व्यू, ब्लॉग और कमेंट्स, ये सब होते हैं। डी ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न, स्वयं पोर्टल में कुल कितने चैनल हैं? स्वयं पोर्टल में कुल मिलाकर के 32 चैनल हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, स्वयं पोर्टल के कोर्स मोड ग्रुप को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो स्वयं पोर्टल के कोर्स मोड ग्रुप को जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पत्र व्यवहार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहलाता है? पत्र व्यवहार का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है वो ई पत्र व्यवहार, ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये तीनों कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है? ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है क्या? ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है रिपोर्ट, ज्ञापन पत्र, ये सभी भेजा जा सकता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ईमेल का प्रयोग किया जाता है? ईमेल का प्रयोग किया जाता है समय बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए और सूचना और संदेश को त्वरित गति से पहुंचाने के लिए। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका उपयुक्त, सभी के लिए ईमेल का प्रयोग होता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, ईमेल के कितने भाग या घटक होते हैं? ईमेल के कितने भाग या घटक होते हैं? तो 4 भाग या 4 घटक होते हैं ईमेल के। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, ईमेल संदेश को उसके गंतव्य तक सही समय, गंतव्य माने उस जहाँ पर उसको भेजा जा रहा है, ठीक है, जहाँ पर उसको भेजा जा रहा है, जहाँ के लिए भेजा जा रहा है उसको गंतव्य कहते हैं। तो ईमेल संदेश को उसके गंतव्य तक सही समय, तिथि और स्टेपिंग और रूटिंग करते हुए भेजने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है, बताएं। तो मैसेज ट्रांसफर एजेंट, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको और लगातार मिलते रहेंगे। मैंने आपको लगभग 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से बता दिया। तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से बनने वाले ये सारे प्रश्न आपको जो है और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है 1 घंटे में 200 से अधिक प्रश्नों को आपको बता दिया। आपको इस तरीके की क्लास, अगर आप एक क्लास पूरी अटेंड कर लो तो लगभग आप सोचो कि पूरा का पूरा सिलेबस आपने खत्म कर दिया एक वीडियो में। तो इस तरीके की वीडियोस जब आप देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और आप अपनी परीक्षा देने जाते हैं और अच्छा करते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखें, 2 से 3 बार देख लीजिएगा। परीक्षा में आप तहलका मचाने वाले हो, धुआं धुआं हो जाएगा आपकी बार, और एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला है नहीं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।